Good morning, students. My name is Dr. Indramal Goyal. Today in this video, we will discuss about effect of adjustment on accounting equation. It is really very important concept and which require high degree of concentration to understand adjustment. How to make adjustment while preparing accounting equation? It is a matter of understanding the effect of any pending transaction of a business at the end of the year. When the books and accounts are to be prepared on accrual basis, then we have to consider all the transactions and items of current year while preparing financial statement of current year. लेखांकन समीकरण बनाने में समायोजनों का प्रभाव किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जैसे हेडिंग है हमारा इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। समायोजनों का लेखांकन समीकरण पर प्रभाव। अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप अपना पेन और कॉपी साथ में रखिए। जो मैं जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसे आप अपनी कॉपी में भी लिखिए और जो मैं समझा रहा हूँ उसे सुनिए। और इसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री आनी चाहिए। तो एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कब किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, ये सारा मैं आपको एक बार ब्रीफ में बताऊंगा। वैसे adjustment relates to accrual concept of accounting. Adjustment are done at end of the year and adjustment are done for all pending transactions related to income, expenses, losses and gain which are related to business. If we are to calculate correct amount of profit and loss, then we have to make adjustment for all the pending transactions at end of the accounting year while preparing financial statement. और financial statement क्या है? Financial statement हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक चार्ट, एक टेबल बना रहा हूँ। जैसे हमारा सीरियल नंबर, तो नंबर ऑफ एडजस्टमेंट हो जाएगा और नेम ऑफ एडजस्टमेंट लिखेंगे यहां हम। नेम ऑफ एडजस्टमेंट, तो जैसे नंबर 1, फिर उसके नेम ऑफ अकाउंट ऑफ या उसको लिख देना कैटेगरी ऑफ अकाउंट। नेम अकाउंट एंट्री करेंगे, नेम ऑफ एडजस्टमेंट, फिर एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। हर कलम हो गया हमारा एडजस्टमेंट एंट्री। फिर इसमें आप लिखोगे इस एंट्री में जो नेम ऑफ अकाउंट इफेक्ट कौन से हुए, नेम ऑफ अकाउंट अफेक्टेड, ठीक है, और नेम ऑफ अकाउंट अफेक्टेड और उसका इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन दिखा देंगे हम। और पहले आप इफेक्ट ऑफ एंट्री कर देना है, जो आपने एंट्री बनाई उसका इफेक्ट ऑफ एंट्री क्या होगा, और फिर इफेक्ट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, इफेक्ट इन अकाउंटिंग
इक्वेशन, राइट। ये आपको कॉलम्स बनाना है। तो एडजस्टमेंट आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेज एंड इनकम, लॉसेज एंड गेन। एक्सपेंसेज में भी हमारा दो एडजस्टमेंट होता है, वो प्रीपेड एक्सपेंसेज एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। इनकम का दो एडजस्टमेंट है, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी एडजस्टमेंट। तो हम कुछ जो इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वैसे जब हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बनाएंगे तब आपको ये पूरा एडजस्टमेंट और डिटेल में समझाएंगे। अभी सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ब्रीफ में जो एडजस्टमेंट है उसको किस तरह से उसका इफेक्ट है वो एडजस्ट करना अकाउंटिंग इक्वेशन में वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड एट एंड ऑफ द ईयर टू फॉलो द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड टू कंसीडर ऑल करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंसेज while preparing current year's financial statement irrespective of actual payment of expenses and actual receipt of income। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया व्यय जिसे बोलेंगे हिंदी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे व्यय जो हमारे चालू वर्ष से संबंधित है, जो हमें पे कर देना चाहिए लेकिन हमने पे करा नहीं है, वो हम अगले साल पे करेंगे, तो ऐसे व्यय को बकाया व्यय कहते हैं। एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर विच शुड हैव बीन पेड टिल डेट ऑफ बैलेंस शीट, टिल डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बट रिमेन अनपेड, देन इट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये बकाया व्यय जो हमारे को पे करना बाकी है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, और जो पर्सनल और रियल अकाउंट होता है वो सब बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। अब क्या बाकी है? एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज जो है हमारे, जब हम पेड कर देते हैं तब भी एक्सपेंसेज को डेबिट करते हैं, और पेड नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग रहेगा तो लायबिलिटी होगा। तो जैसे मान लो आपने सैलरी पेड कर दी, तब एंट्री क्या करते हैं? सैलरी टू कैश। और अगर सैलरी 10,000 रुपये देना बाकी रह गया एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, वो आपका लायबिलिटी है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। और सैलरी अकाउंट को डेबिट किया, सैलरी आपका एक्सपेंसेज बढ़ गया, और एक्सपेंसेज जब बढ़ेंगे तो प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल घटेगी, ये इसका इफेक्ट होता है। तो अभी आपने क्या करना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज बकाया है, आप लिख दीजिए हिंदी में भी लिखना चाहिए, और इसके एंट्री बने लिखिए एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, वो मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब इसके बाद में नेम ऑफ अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ? तो एक्सपेंसेज आपको पता है कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल। देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू ऑल पर्संस, उसमें नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन तीनों शामिल हैं। रियल अकाउंट रिलेट्स टू रियल एसेट्स, कैश एसेट्स, गुड्स, एंड नॉमिनल अकाउंट रिलेट टू इनकम, एक्सपेंसेज, लॉसेज एंड गेन। तो ये जो एक्सपेंसेज अकाउंट है ना, वो नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ कि ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज मतलब मुझे सैलरी के रुपए देने बाकी हैं, किसको? किसी व्यक्ति को देना होता है, तो ये व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट किसका एग्जांपल है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब इसका इफेक्ट एंट्री का क्या होगा? जब ये एक्सपेंसेज अकाउंट है हमने डेबिट किया तो एक्सपेंसेज बढ़ेंगे, और एक्सपेंसेज जब बढ़ेंगे ना, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट का इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज इन एक्सपेंसेज। अगर आप एक्सपेंसेज को डेबिट कर दें तो एक्सपेंसेज बढ़ेगा, और क्रेडिट करा तो एक्सपेंसेज घटेगा। तो इसका इफेक्ट क्या है? एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट किया तो ये इंक्रीज इन एक्सपेंसेज हुआ, इंक्रीज इन एक्सपेंसेज, ये इसका प्रभाव है। और जो एक्सपेंसेज एंड लॉसेज है उसको जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो कैपिटल में से घटाना, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं ना, तब हम क्या करते हैं? सिर्फ पर्सनल एंड रियल अकाउंट बनाते हैं, नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाते हैं। अगर आप इस बात को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन
तो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए मैंने पहले 2 वीडियो और बनाए हैं और वो अपलोड किए हैं। तो आपको मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 1 वो देखना है, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2 वो देखोगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग इक्वेशन इन बेटर वे, you have to refer, you have to watch previous video number 1, 2, 3. So there is a logical order of presentation of the thought related to accounting equation. तो आप सीधा 3rd वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, बिना एडजस्टमेंट के अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनते हैं, वो आपको आना चाहिए, तभी आप ये वाला समझ पाओगे। ठीक है, तो जिनको अकाउंटिंग इक्वेशन समझनी है, करना है अच्छी तरह से, तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का मेरा वीडियो है पार्ट 1 वो देखना चाहिए पहले, फिर पार्ट 2 देखना चाहिए, फिर ये देखना, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा ये एडजस्टमेंट एंट्री का है, इसमें मैं सिर्फ एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ, और जब हम फोर्थ एडजस्ट वीडियो बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसमें उसको एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे एडजस्ट करके वो बताऊंगा। यहाँ मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कि क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट हुआ, तो एक्सपेंसेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इससे एक्सपेंसेज बढ़े, और एक्सपेंसेज बढ़े तो क्या होगा, ये डिक्रीज इन कैपिटल यानी सबट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल होगा, सबट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, ये इसका प्रभाव, ये कैपिटल में से बढ़ेगा। फिर आपने 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किया, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट है तो ये सेपरेट लायबिलिटी अकाउंट को लेगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट है, देयर विल बी इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करोगे, सेपरेट अकाउंट विल बी ओपन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेपरेट अकाउंट टू बी ओपन। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला एडजस्टमेंट हुआ। सीरियल नंबर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये इसका नाम होगा एडजस्टमेंट का, मीनिंग मैंने आपको बता दिया, और ये उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एक्सपेंसेस जो बाकी होते हैं तो एक्सपेंसेस हमें ऐड कर देने चाहिए, भले हमने पे नहीं करा तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं हमेशा, और अभी आपने पे नहीं करा तो आपकी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट हो गया, क्योंकि किसी व्यक्ति को हमें देना बाकी है, और ये उसका 2 खाते प्रभावित होंगे। हर एंट्री में मान लो डेबिट क्रेडिट 2 अकाउंट है, तो वो 2 अकाउंट या तो पर्सनल के होंगे, कोई रियल के होंगे या नॉमिनल के होंगे। तो ये नेम ऑफ अकाउंट अफेक्ट हुआ। फिर ये क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एंट्री। अगर आपने एंट्री बनाई तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करने से एक्सपेंसेस बढ़े, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करने से लायबिलिटी बढ़ी। और फिर इक्वेशन में इसको कैसे दिखाओगे, ये हो गया कि एक्सपेंसेस अकाउंट जब डेबिट हो तो जितना एक्सपेंसेस अकाउंट आपने डेबिट किया, अब यहाँ एक्सपेंसेस का नाम सैलरी, वेजेज, कमीशन है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्सपेंसेस अकाउंट लिया है, वहाँ एक्चुअल एक्सपेंसेस होगा उसका नाम आ जाएगा जब आप एंट्री बनाते हैं तब। ठीक है, और ये एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, उससे हमारा कैपिटल घटेगी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज बढ़ने पर कैपिटल घटेगी, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज घटने पर कैपिटल बढ़ेगी। ये आपका कॉन्सेप्ट है ध्यान में। ठीक है, उसके बाद में एडजस्टमेंट कर रहा हूं। एक्सपेंसेस के 2 एडजस्टमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक आउटस्टैंडिंग। अब इसका हम कर रहे हैं दूसरा एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होगा, एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट वी आर पेड इन द करंट ईयर। तो अगर आपने एक्सपेंसेस एडवांस में दे दिए हैं तो आपको बाद में देना नहीं पड़ेगा, करंट ईयर के एंड में अभी आपके लिए इट इज जस्ट लाइक इंक्रीज इन एसेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एग्जांपल ऑफ एसेट्स। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने किसी व्यक्ति को दिए कि मैंने 10,000 रुपये वेजेज के एडवांस दे दिए, किसको दिए, किसी व्यक्ति को दिए। तो जो एडवांस एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस वो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट का, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। और 3 तरह के अकाउंट है पर्सन के, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन।
लेकिन रूल है ना वो एक ही लागू होता है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस, व्हिच आर पेड इन द करंट ईयर बट द बेनिफिट ऑफ व्हिच विल बी डिराइव्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। हिंदी में बोलते हैं पूर्व दत्त व्यय, ऐसे व्यय जिनका भुगतान तो हमने चालू वर्ष में कर दिया है किंतु जिसका लाभ हमारे व्यवसाय को आगामी वर्ष में मिलेगा तो वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, इसका हम एडजस्टमेंट कैश बेसिस में भी कर सकते हैं और एक्रूअल बेसिस में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने पता है अकाउंटिंग के दो आधार हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। तो इसको मैं ना दोनों बेसिस से करके बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में या बुक में जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, कभी किसी का आंसर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस वाले का कैश बेसिस पे दिया हुआ होता है, कभी एक्रूअल बेसिस पे दिया होता है। आंसर तो अल्टीमेटली दोनों का मिल जाता है, एसेट्स और लायबिलिटी तो बराबर आ जाती है, लेकिन कोई इंडिविजुअल अकाउंट है उसमें वेरिएशन आ जाता है, तो इट मे कंफ्यूज स्टूडेंट। तो इसलिए मैं आपको दोनों बेसिस से करके बता रहा हूँ ताकि आप उसको वेरीफाई कर सकें कि आप ये जो आंसर दिया हुआ है वो कैश बेसिस के आधार पर दिया हुआ है या एक्रूअल बेसिस के आधार पर। तो पहले मैं इसको करूँगा एक्रूअल बेसिस का आधार पर। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक एक्रूअल बेसिस पर कर रहा हूँ, ACCRUAL। जब आपने एक्सपेंसेस पहले ही पेड कर दिए, एडवांस में दे दिए, तो आपकी एसेट्स हो गया, इसकी एंट्री बनेगी ये प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे वापस, क्योंकि आपने जितने दिए वो ज्यादा दे दिए, तो आपको तो करंट ईयर में से करंट ईयर का ही लेना, तो आपने जितने एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के लिए दिए ना, जितना अमाउंट प्रीपेड है उतना वापस क्रेडिट कर दोगे कब, एंड ऑफ द ईयर, जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। ठीक है, तो ये एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट है टू एक्सपेंसेस। अब मुझे इस कॉलम में क्या करना, नेम ऑफ अकाउंट कौन सा है कौन, तो देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे मैंने बताया ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, और एक्सपेंसेस अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, और एक्सपेंसेस को आपने क्रेडिट किया इससे एक्सपेंसेस तुम्हारी घट गए हैं। अब जब प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट करा तो ये नॉमिनल अकाउंट है, सॉरी पर्सनल अकाउंट है, और इससे क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट्स होगा। बकाया खर्च आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो लायबिलिटी होता है तो क्रेडिट होता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होता है इसलिए वो डेबिट होता है। और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग है क्या, दोनों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, तो इसलिए एक रिप्रेजेंटेटिव REP लिखा है, REP मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने वाले खाते। ठीक, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। अभी हम इंक्रीज इन एसेट्स हुआ, और ये पर्सनल अकाउंट है, तो मैंने बोला था बैलेंस शीट में पर्सनल और रियल अकाउंट सब अलग अलग खोले जाते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा सेपरेट अकाउंट विल बी ओपन, सेपरेट अकाउंट टू बी ओपन, कहां पे, एसेट साइड में, एसेट साइड में मिलेगा, सेपरेट अकाउंट टू बी ओपन इन एसेट साइड। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस आपने क्रेडिट किया, एक्सपेंसेस क्रेडिट करने से एक्सपेंसेस घट गई, एक्सपेंसेस घटने का मतलब है इनकम का बढ़ना, और इनकम बढ़ने का मतलब कैपिटल का बढ़ना, तो ये डिक्रीज इन एक्सपेंसेस हुआ, और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज लाइक गेन, इसलिए क्या करोगे, एडेड इन कैपिटल, टू बी एडेड इन कैपिटल, कैपिटल में ऐड करेंगे तो ये हमारा फायदा कैपिटल है, तो टू बी एडेड इन कैपिटल। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्रूअल बेसिस। और अब मैं आपको इसी में भी करके बता रहा हूं कैश बेसिस। अगर आप ये कैश बेसिस पे करोगे तब हमारी एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी एक्सपेंसेस आपने प्रीपेड पे किया एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या करना है, आप देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस तो वही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसका तो सेम लिख दो, और इंक्रीज इन एसेट्स होगा, और सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, सेम जो ऊपर लिखा वही होगा सर, सेपरेट अकाउंट टू बी ओपन। और जो आपने टू कैश लिखा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कैश अकाउंट कैसा है, रियल अकाउंट, एग्जाम्पल रियल का है, और इफेक्ट क्या होगा,
डिक्रीज इन एसेट्स हुआ, कैश एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, कौन सी एसेट्स? कैश। तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैश, टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैश। जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश का कॉलम है उसमें से इसको घटा दीजिए। तो ये हमारा जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का दोनों मेथड से रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, पहला दूसरा। अब तीसरा मैं लिख रहा हूं एक्रूड इनकम, ACCRED, एक्रूड इनकम हिंदी में बोलते हैं अर्जित आय। इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड टिल डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट इज कॉल्ड एज एक्रूड इनकम एंड इट इज पार्ट ऑफ करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो जो इनकम आपने अर्न कर ली है, अर्जित कर ली है, जो आपको मिल जानी चाहिए चालू वर्ष के अंत तक बैलेंस शीट बनाने की डेट तक, लेकिन नहीं मिली है, तो आपको क्या करना है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें उसको अपनी इनकम में जोड़ देना, भले ही नहीं मिली हो, क्योंकि व्हेन वी हैव अर्नड इनकम वी गॉट द राइट टू रिसीव एंड इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ आवर एसेट्स। तो ये एक्रूड इनकम एसेट्स होता है, इसलिए डेबिट होता है। अर्जित आय ऐसी आय जो हमने कमा तो ली है लेकिन अभी हमें मिली नहीं है, फिर भी आप इसे अपनी इनकम में जोड़ सकते हैं अगर एक्रूअल कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर इसको करते हैं। तो ये एक्रूअल का आधार पे होता है। और ये नॉन कैश है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉन कैश है जिसमें कैश का पेमेंट नहीं हुआ, ऐसे ही इनकम के भी दो एडजस्टमेंट है, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। तो एक्रूड इनकम तो नॉन कैश है, इसलिए इसका एक ही तरह का एडजस्टमेंट होगा। तो एक्रूड इनकम का एंट्री क्या होगी? एंट्री बनेगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो आप देखिए एक्रूड इनकम हमारी कैसा अकाउंट है? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट है तो ये हमारी एसेट्स हो गया, क्योंकि इनकम हमने जब अर्न कर ली है तो हमारी संपत्ति बन गई है, भले वो हमें मिली नहीं है, अर्जित आय है, तो इसलिए क्या होगा? इंक्रीज इन एसेट्स होगा। और इंक्रीज इन एसेट्स में कौन सा अकाउंट होगा? सेपरेट अकाउंट भी ओपन। तो यहाँ इफेक्ट ऑन इक्वेशन में क्या होगा? आप अकाउंटिंग इक्वेशन में एक अलग से खाता खोलोगे, एक्रूड इनकम अकाउंट, सेपरेट अकाउंट टू बी ओपन। ये आप साथ साथ लिखते जाइए ताकि आप बाद में पढ़ोगे ना तो आपको वापस अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सुनना भी है, देखना भी है, समझना भी है, फिर बुक में एग्जाम्पल भी करना है। मैं भी एक और इसको डिटेल में एग्जाम्पल करके इसका बताऊंगा, ठीक है। टू इनकम अकाउंट, इनकम का बैलेंस आपको पता है हमेशा क्रेडिट होता है। नो, ये हमारा कैसा अकाउंट है? इनकम अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंट्री। अगर आपने इनकम को क्रेडिट किया तो क्या होगा? इसका इफेक्ट इंक्रीज इन इनकम होगा, और जब इंक्रीज इन इनकम होगा तो उसको इक्वेशन में कहां दिखाओगे? इंक्रीज इन इनकम को है ना, और टू बी एडेड इन कैपिटल। कोई भी इनकम बढ़ती है तो कैपिटल में ऐड होगी, टू बी एडेड इन कैपिटल। पूंजी खाता जो बनाया है लायबिलिटी साइड में उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा एक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट है। फिर चौथा एडजस्टमेंट होता है हमारा अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड अनअर्न्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो हमने करंट ईयर में मिल गई है लेकिन अभी हमने काम नहीं किया है, अभी हमने माल डिलीवर नहीं करा, तो नेक्स्ट ईयर हमें करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हमें कोई इनकम एडवांस में मिल जाती ना तो इट क्रिएट अवर लायबिलिटी। तो एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। व्हाट इज अनअर्न्ड इनकम? इनकम व्हिच इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर बट नॉट अर्न्ड, then it is called as unearned income. It's a part of liability, it's a part of current liability of the business, and it is also a representative personal account. And unearned income is a liability, and liabilities are always credited. तो unearned income जो हमें इनकम मिल गई है इसको हम दो आधारों पे करेंगे। पहला एक्रूअल बेसिस पे भी कर सकते हैं और कैश बेसिस पे भी इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड इनकम, इन दोनों एडजस्टमेंट को हम दोनों आधार पे कर सकते हैं। लेखांकन के दो मुख्य आधार हैं, रोकड़ आधार और उपार्जन आधार। तो जब रोकड़ मिल गया ना, इसलिए हम इन दोनों को
तो ये एंट्री बनी। इनकम अकाउंट कैसा अकाउंट है, नाम बताओ खाते का, इनकम एक्सपेंसेस लॉसेज एंड गेन नॉमिनल अकाउंट होता है, और अनअर्न्ड इनकम हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब बताओ ये जब आपका इनकम बढ़ी, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम को आपने डेबिट किया, तो इनकम को डेबिट किया तो डिक्रीज इन इनकम होगा। इनकम का पहले नेचुरल क्रेडिट होता है, अगर आपने डेबिट किया तो डिक्रीज इन इनकम होगा, और डिक्रीज इन इनकम होगा तो क्या होगा, कैपिटल में से घटाएंगे तो टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, ये लिख दो आप, पूंजी में से घटाएंगे इसको अनअर्न्ड इनकम को। जब आप एंट्री बनाओगे इनकम अकाउंट डेबिट, तो इनकम को डेबिट करने का मतलब इनकम घटेगी, और इनकम घटेगी तो कैपिटल घटेगा। और टू अनअर्न्ड इनकम किया तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और ये आपका लायबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी का आपको अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट भी ओपन। जैसे ना अकाउंटिंग इक्वेशन में क्रेडिटर का, बैंक लोन का, बिल पेबल का अकाउंट खोलेगा ना, वैसे ही हमारा अनअर्न्ड इनकम का भी अलग अकाउंट खुलेगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी लायबिलिटी में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय अलग खाता खोलना, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, सेपरेट अकाउंट टू बी ओपन। तो ये इसका इफेक्ट हुआ कैश एक्रूअल बेसिस पे ये एंट्री होगी। अब इसी को मैं एक्रूअल बेसिस पे भी कर रहा हूँ और कैश बेसिस पे कर रहा हूँ। और कैश बेसिस पर अगर तुम्हें कोई इनकम एडवांस मिल रही है तब हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस टू अनअर्न्ड इनकम, टू अनअर्न्ड इनकम। अब आपको कैश अकाउंट डेबिट किया है तो कैश कैसा अकाउंट है, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है। अब आपको कैश अगर मिलेगा तो इंक्रीज इन एसेट्स हुआ, और इंक्रीज इन एसेट्स हुआ तो आपने जो कैश अकाउंट पर डेबिट किया तो क्या करेंगे, तो जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश का कॉलम है उसमें ऐड हो जाएगा, टू बी एडेड इन कैश अकाउंट, एडीईडी, टू बी एडेड इन कैश, जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में बना रहे हैं उसमें ऐड हो जाएगा। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम या कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम का नाम आ जाएगा, कमीशन है या इंटरेस्ट है, वो अपने अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट किया है, तो ये कैसा अकाउंट है, अनअर्न्ड इनकम हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो आप ऐसे लिखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और ये हमारा लायबिलिटी होता है, तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी हुआ, और इसको क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसलिए सेपरेट अकाउंट विल बी ओपन, separate account to be opened in accounting equation, account to be opened, ये इसका हो गया कैश बेसिस। ठीक है, अब मैं फिफ्थ इक्वेशन एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, a businessman has right to charge interest on his capital. The logic is that had this amount been invested in some other security, he would have earned certain interest. तो interest on capital ये कौन किससे वसूल करता है, पूंजी पर ब्याज एक व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय से लिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेज हो गया और बिजनेसमैन के लिए इनकम हो गई। अब ये म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है बिटवीन द बिजनेस एंड बिजनेसमैन, इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चूंकि एक्सपेंसेज होता है बिजनेस के लिए, तो इसलिए इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्यों डेबिट किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यवसाय के द्वारा चुकाया जाता है व्यवसायी को, तो ये व्यवसाय के लिए एक्सपेंसेज हो गया, और एक्सपेंसेज है तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट एक्सपेंसेज है। और कैपिटल हमने क्यों इंक्रीज करी, क्योंकि कैपिटल किसकी होती है, ऑनर की होती है, और ऑनर जो होता है वो बिजनेस का लेनदार होता है, और लेनदार का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है हमारा नॉमिनल अकाउंट,
ठीक है। और कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, व्यवसाय का खुद का व्यक्तिगत खाता। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने डेबिट किया तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, व्यवसाय के व्यय बढ़े, और एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो कैपिटल को बढ़ाना, टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो इसे पूंजी में से घटाएंगे, जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया तो पूंजी में से घटेगा, और टू कैपिटल किया तो कैपिटल का बैलेंस नेचुरल क्रेडिट होता है, आपने और क्रेडिट किया तो ये कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है, तो टू कैपिटल तो मतलब इंक्रीज इन कैपिटल, और इंक्रीज इन कैपिटल है मतलब ऐड करो कैपिटल, टू बी एडेड इन कैपिटल। तो इसीलिए आप देखो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना उसका एडजस्टमेंट क्या होगा? कैपिटल में ही प्लस माइनस हो जाएगा जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है, ये इसका लॉजिक है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसिव फॉर बिजनेस एंड अकाउंटिंग एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इट इज ए म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन, और इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया तो ये नॉमिनल अकाउंट है, इससे बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़े और एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो कैपिटल घटेगी, ये इसका प्रभाव है। और आपने टू कैपिटल किया, कैपिटल का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है, ये पर्सनल अकाउंट है, प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, और अगर ये कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है तो कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल कब बढ़ेगी? जब आप कैपिटल के अमाउंट को ऐड करोगे, ये इसका एडजस्टमेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होगा? कैपिटल में ही वो इंटरेस्ट की अमाउंट है प्लस माइनस होगा। नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन फंड 6, इंटरेस्ट ऑन आहरण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज बाय द बिजनेसमैन, चार्ज बाय द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेसमैन। तो इसकी एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग अकाउंट है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, राइट। और ड्राइंग अकाउंट कैसा है? ये पर्सनल अकाउंट है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और इससे जब आप ड्राइंग करेंगे तो आपकी कैपिटल घटेगी, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करने से डिक्रीज इन कैपिटल होगा, इसलिए क्या करोगे? टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से घटाएंगे। और फिर आपने क्या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये नॉमिनल अकाउंट है और ये इंक्रीज इन इनकम है, बिजनेस की इनकम है, तो इंक्रीज इन इनकम है, और इंक्रीज इन इनकम को हम क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं, तो टू बी एडेड इन कैपिटल, तो टू बी एडेड इन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट आप देखिए क्या होगा? कैपिटल में ही ऐड करना है और कैपिटल में ही लेस करना है, क्योंकि इसकी एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी क्या होता है? इट्स ए म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन, दैट इज व्हाई इट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड इट इज एडेड इन कैपिटल बिकॉज ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोथ आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करने से आपका पर्सनल एक्सपेंस कैपिटल घट गई, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आपने किया तो बिजनेस की इनकम हुई है, और बिजनेस की इनकम है तो बिजनेस की इनकम कैपिटल में ऐड होती है। अब इसके अलावा जो कुछ एडजस्टमेंट होते हैं वो सिंपल से है, जैसे डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन किस में चार्ज होता है? फिक्स एसेट्स में। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? जब आप डेप्रिसिएशन काटोगे तो डेप्रिसिएशन इज ए लॉस, तो आप है ना एक बार कैपिटल में से घटा दोगे और दूसरी बार कंसर्न एसेट्स में से घटा दोगे। ऐसे ही बैड डेट्स होता है, तो बैड डेट्स की एक लॉस होता है बिजनेस का, उसका एडजस्टमेंट क्या होगा? बैड डेट से हमारे डेटर घट जाएंगे एसेट साइड में, और बैड डेट्स क्योंकि लॉस हुआ तो आपको कैपिटल में से घटाना है। तो ऐसे जो भी एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट आपको इस तरह से एनालिसिस करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट
थे जिसको समझने में थोड़ा टिपिकल होता है, दैट आई हैव क्लैरिफाइड विद एग्जांपल एंड नाउ यू कैन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो मेन एडजस्टमेंट जो थे हमने किए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ठीक है। इसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट होते हैं तो वो आप उसको अच्छी तरह समझ के कौन सा इफेक्ट, किसी भी आइटम का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, ये आप समझकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐड और लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर दैट यू गॉट द पॉइंट। इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें, समझें, और फिर मैं जो एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें वो एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको और अधिक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी एंड आई विल सर्टेनली रेस्पॉन्ड यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो फॉर द betterment and for the knowledge of your friends and colleagues, and please like this video and subscribe this video. If you subscribe this video, then you will automatically get all my next videos, and you will be benefited. I am trying to explain in both Hindi and English. तो इस तरह से क्या होता है कि जब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको अच्छी तरह समझ में आती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, तो देन व्हेन आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश दे मस्ट फोकस ऑन माय एक्सप्लेनेशन, एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो आप जब मैं हिंदी में बोलता हूँ उसे आप सुन लीजिए तो सर्टेनली आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता तो यू आर फ्री टू, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस विद मी, टू कॉल मी, आई विल सर्टेनली हेल्प यू। लेकिन पढ़ाई में छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए, जब तक समझ में नहीं आता है अपनी बुक लेकर बैठें, एग्जाम्पल को करें, कॉन्सेप्ट को पढ़ें, इस मेरे वीडियो को देखें, और फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर से आप मेरे से फ़ोन पे बात करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो कीप कंटिन्यू योर स्टडी, वर्क हार्ड, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना है, आपको समझना है। और आपने जब कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, इट इज ए मैटर ऑफ योर चॉइस, इट इज नाउ योर फैकल्टी, सो यू हैव टू वर्क हार्ड इन दिस फैकल्टी, यू हैव टू गेट द डिटेल नॉलेज ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू accounting, management, economics, then only you can get success in your life, and you will have a better academic record, क्योंकि आपका जो 10th और 12th क्लास का जो academic record होता है वो बहुत मायने रखता है आपके लाइफ में। जब भी आप जॉब के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका बायोडाटा देखा जाएगा, उसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। तो अगर आपने अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हैं तो सर्टेनली it will be a point of discussion, and it will be really matter for you. Okay, thank you very much, God bless you, watch this video, keep your study continue.